I'm Irshad Saifi, and I'm welcoming you all to this podcast of You Can Succeed. इस पॉडकास्ट के अंदर हम अलग अलग लोगों को लेके आते हैं और उनकी इंटरेस्टिंग करियर इंस्पिरेशनल स्टोरी को सुनते हैं। अगर वो लोग अपनी स्टोरी को सुना के और वो लोग ऐसी जिंदगी जी के सक्सेसफुल बन सकते हैं तो आप और हम भी बन सकते हैं। चलिए इस मुहिम को जोड़ते हैं और इस मुहिम को बड़ा करते हैं। आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम एक बहुत बड़ी शख्सियत को लेके आ रहे हैं जिनका नाम अनिल भसीन है। अनिल भसीन जी एक सेल्स प्रोफेशनल थे और उन्होंने अपनी जिंदगी पर इतनी अच्छी मेहनत की है कि वो जो उनका लास्ट टाइम था उनके करियर का, उस टाइम पे वो हैवल्स के प्रेसिडेंट थे। बड़ा एक सक्सेसफुल और मोटिवेशनल उन्होंने करियर लिया है। आइए हम अनिल भसीन जी के साथ उनकी करियर की स्टोरी को सुनते हैं और उस स्टोरी के बाद उनसे कुछ इंस्पायरिंग थॉट्स लेते हैं कि आप और हम और जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या जिस भी मुख्तलिफ जगह में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। विद दिस लेट मी वेलकम अनिल जी। अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू दिस शो। थैंक यू वेरी मच। मैं पहले बता दूं, मेरा करीब करीब अभी छोटा सा 4 डिकेड का एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग का। पर मैं अपनी जर्नी बहुत शुरू से स्टार्ट करता हूं। मैं जब स्कूल में था तो हम 2 भाई थे। बड़े भाई की जैसे पेरेंट्स होते हैं, 3 बहनें थी। मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ। फॉर्चुनेट ये था कि शुरू से इंग्लिश स्कूल में पढ़ा, पर इंग्लिश सीखी बाद में ही है, स्कूल में नहीं सीखी उस हिसाब से जितनी सीखनी चाहिए थी। तो 11th में आते आते 9+2 का मेरा लास्ट सेशन था। 11th में आते आते मेरा नाम लिख दिया गया कि ये डॉक्टर बनेगा और बड़े भाई का नाम लिख दिया गया कि इंजीनियर बनेगा। तो ऐसे ही माँ बाप की 2 इच्छाएं होती हैं। जी जी। और हम आ गए। मेरे फादर रिटायर हो गए 1977 में। हम एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से रिटायर होकर, हमारा एक पेरेंटल हाउस था बड़ा छोटा सा 2 कमरे का महरौली में। तो हम वहाँ आ गए। हमारी दादी का घर था तो फादर ने कोई बनाया नहीं प्रॉपर्टी, क्योंकि एयरफोर्स में घूमते रहे, इधर उधर स्कूल में पढ़ते रहे, केंद्रीय विद्यालय में सभी बहन भाई वहाँ पढ़े। जब दिल्ली आ गए तो ये था कि भी दिल्ली में एडमिशन मिलेगा और हम मेडिकल करेंगे और बीएससी में एडमिशन मिलेगा। हमें आइडिया नहीं था कि दिल्ली की परसेंटेज उस टाइम पे भी क्या कट ऑफ होती है। आजकल तो आपको पता है 98 99 लाओ तभी भी दिल्ली के अच्छे कॉलेजेस में नहीं मिलता एडमिशन। पर उस टाइम पर मेरे स्कूल में मार्क्स आए 58%। तो हमें नहीं आइडिया था कि दिल्ली के कितने कॉलेजेस हैं, कौन सा साइंस का है कौन सा नहीं। पर मैंने सभी कॉलेजेस में जाके फिजिकली फॉर्म भर दिया। देखो, पॉजिटिव हम तभी से थे कि भाई चलो, अपने को क्या पता, अपना नंबर आएगा, अपना भी नंबर आएगा। तो मैं सभी कॉलेजेस, और फॉर्चुनेट ये था कि मैं सभी दिल्ली के कॉलेजेस जो मेडिकल के थे उनमें सभी में जाके फॉर्म भर के आ गया। और देखने भी गया कि मेरा हो रहा है नहीं हो रहा। तो पता लगा कि कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा है 58% वालों को। तो खैर उस टाइम पर वो परसेंटेज नहीं थी 1995, पर फिर भी एक अच्छी परसेंटेज होती थी। चूंकि हम महरौली में रहते थे तो मेरे को किसी ने बताया, मेरी मदर बीमार रहती थी तो आर नगर एक एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ हम गए। तो मेरी मदर को किसी ने बताया कि गुड़गांव पास में ही है, वहाँ पर भी आपको कॉलेज में बीएससी में एडमिशन मिल जाएगा। तो हम गुड़गांव चले गए। उस टाइम का गुड़गांव वो गुड़गांव नहीं था जो अभी है। उस टाइम का गुड़गांव गुरुग्राम ही था, वो गाँव ही था एक तरह का। तो हम कॉलेज में गए, गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव है, वहाँ पे हम चले गए। उस टाइम पे कोएड था, अब वो कोएड नहीं है, वो खाली गर्ल्स के लिए है। ये भी फॉर्चुनेट था, हमारी किस्मत अच्छी थी कि कोएड में पढ़ ली। जी जी। वहाँ बीएससी में एडमिशन लिया। प्री मेडिकल में 58% मार्क्स आए। और प्री मेडिकल के बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं दिल्ली में या हरियाणा में। तो हरियाणा का मैं डोमिसाइल था नहीं, तो हरियाणा में मैं एलिजिबल नहीं था। दिल्ली में मेरे को पता था कि दिल्ली के कॉलेज इतने अच्छे हैं कि उसमें वो 58% करके हम तो गुड़गांव में तो एडमिशन मिला, तो दिल्ली में कहाँ से मिल जाएगा वो मेडिकल कॉलेज में। जब किसी बीएससी के लिए एडमिशन नहीं मिला तो मेडिकल कॉलेज में कहाँ से मिल जाएगा। तो हमने पेपर ही नहीं दिया। तो हमने कहा छोड़ो कोई बात नहीं। पर एप्रन हाथ में होता था और जब जाते थे बस में तो लोग सीट दे देते थे, सोचते थे डॉक्टर साहब आ गए, क्योंकि व्हाइट कलर का एप्रन हाथ में हो तो लोगों को लगता है कि ये डॉक्टरी कर ही रहा है। तो बीएससी करते करते फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में, थर्ड ईयर में पता लग गया कि हमारी परसेंटेज 58 ही है। पता नहीं उससे ऊपर हम क्रॉस कर ही नहीं सके। जैसे कई बार वो 90 और 100 के बीच में जो बैट्समैन आउट हो जाते हैं, वैसे ही हम 90 100 नहीं क्रॉस कर सके। तो फर्स्ट डिवीजन आई नहीं कभी। तो घर वालों का सपना जो एक डॉक्टर का था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। पर हमने फिर अटेम्प्ट मारी। हमने कहा यार हम पॉजिटिव तो हैं ही, चलो एक वेटनरी का भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि वेटनरी के पीछे भी डॉक्टर तो लिखा ही होगा। राइट। तो हिसार में एक वेटनरी कॉलेज है, हम वहाँ चले गए।
रात को धर्मशाला में रुके, वहां भी लिस्ट लगी, तो पिक्चरों की तरह हमने नीचे वाले जो कागज गिरे हुए थे उनमें भी चेक कर लिया, उनमें भी हमारा नाम नहीं था। तो कई जानवरों की किस्मत अच्छी थी कि डॉक्टर, भगवान ने हमें जानवरों का डॉक्टर भी नहीं बनाया, क्योंकि देखो इंसान तो बता देगा कि क्या तकलीफ है, जी जी। जानवरों का डॉक्टर बनना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जानवर बता भी नहीं सकता कि पेट में दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है, क्या हो रहा करेक्ट है। करेक्ट उसको करेक्ट। अज्यूम करना पड़ता है और देन उसको दवाई देनी पड़ती है। तो ऐसे करते करते बीएससी खत्म हो गई। और फिर हमें किसी ने बताया, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो किसी ने बताया यार एसएसबी का भी एक पेपर होता है, उसमें भी जो है वो ऑफिसर बन जाते हैं एयरफोर्स में, आर्मी में या नेवी में। हमने कहा चलो उसमें भी देते हैं। तो मैंने जी एसएसबी का देना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे साथ के और लड़के जो एसएसबी दे रहे थे। तो एसएसबी में रिटर्न क्वालिफाई हो गया। रिटर्न जब क्वालिफाई हो गया तो हमें वो जाना पड़ा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद गए, तो वहाँ रिजेक्ट हो गए। वापस घर में आए तो पिताजी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा ये ग्रुप का ग्रुप ही वॉश आउट हो गया, हमारे में से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं तेरे बारे में पूछ रहा हूँ, ग्रुप के बारे में नहीं पूछा मैंने। तो माँ का सपना था डॉक्टर बनने का, पिताजी का सपना था कि, चूंकि वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रहे, और जी मेरे फादर ने 1944 में पाकिस्तान में एयरफोर्स ज्वाइन करी थी। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था जब। जी। तो उनको जो इंग्लिश स्पीकिंग लड़के थे वो उन्होंने एयरफोर्स में भर्ती कर लिया। तो मेरे फादर ज़्यादा पढ़े नहीं थे, 10th तक ही पढ़े थे, पर वो इंग्लिश स्कूल में पढ़े थे, तो इस वजह से उनका एडमिशन जो है वो एयरफोर्स में हो गया। और जो हिंदी मीडियम वाले थे उनको फिर आर्मी में भर्ती करके इंग्लैंड वालों ने लड़ाया वर्ल्ड वॉर 2 में जो है। तो वो पार्टीशन के टाइम पे दिल्ली आ गए थे, तो इंडिया में आ गए थे। तो अभी कॉलेज जब पास आउट हो गए तो ये लगा कि यार अब क्या करना है, अब कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है हाथ में। उस टाइम पे हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में छोटी छोटी वो एडवर्टाइजमेंट आती थी शादी की और ये नौकरी की, जी जी, क्लासिफाइड करके छोटी थे। छोटी डब्बियों में आती थी। तो हमने वहाँ अप्लाई करना शुरू कर दिया। और फोटोस्टेट कराया अपना बायोडाटा। वो फोटोस्टेट की मशीन भी बहुत पुरानी सी होती थी, उसमें वो ग्रैन्यूल भरे होते थे। वहाँ जाके बैठ के 15-20 मिनट में फोटोकॉपी करा के आनी पड़ती थी, और बारिशों के दिनों में फोटोकॉपी नहीं होती थी। तो वो करा के लाए, सेट बनाया, एनवेलप लाए, स्टैंप लाए, सब कुछ लाए। तो जहाँ जहाँ पे अप्लाई करने थे 15-20-25 कंपनियों में अप्लाई करना शुरू कर दिया। जाते गए पता लगा रिजेक्ट होते गए, जाते गए रिजेक्ट होते गए, जाते गए कहीं चिट्ठी नहीं आई घर पे। एक दिन मतलब एक फेलियर्स पे फेलियर्स, फेलियर्स पे हाँ, फेलियर्स। एक दिन एक फरीदाबाद में कंपनी है यूनिवर्सल स्टील्स एंड अलॉयज लिमिटेड, ये रौनक ग्रुप की कंपनी है। तो एक मिनी स्टील प्लांट है। एल अगर आप दिल्ली से फरीदाबाद जाते हैं तो एल का जो ऑफिस है उसके पीछे में एक फैक्ट्री थी पुरानी, बहुत पुरानी। वहां पर जूनियर केमिस्ट की एक वैकेंसी निकली थी, तो हमने वहां अप्लाई कर दिया। पहुंच तो हम सब जगह जाते थे, बस बस में। उस टाइम पे देखिए बस में ट्रैवल करना कोई मुश्किल नहीं था, मतलब कोई कोई परेशानी नहीं थी, लोग बसों में ट्रैवल करते थे खुशी से, पैदल भी चलते थे, सब कुछ चलते थे। तो मैंने वहां अप्लाई कर दिया। वहां गए, हम 15-20 लड़के थे, हमने भी इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू लेने वाला एयरफोर्स का कोई रिटायर्ड ऑफिसर था। और जो एचआर का जो उनका असिस्टेंट था, वो भी महरौली में रहता था, मेरे को नहीं पता था। हम तो ऐसे गए, जब इंटरव्यू दे के आ गए तो पता लगा कि वो कुछ हफ्ते 10 दिन बाद मेरे घर पे एक मेरा अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ गए। तो मैंने कहा भाई साहब आप कौन हो? कहता है ये मैं यहीं रहता हूँ पास में, ये आप जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते में मेरी एक छोटी सी दुकान है, मैं पार्ट टाइम वहाँ बैठता हूँ। और मैंने आपको कई बारी देखा है, जाते आते देखा, क्योंकि आप पास वहीं से होते हो। तो मेरे को लग रहा था कि आप थोड़े शरीफ से हो और ठीक ठाक लग रहे हो। तो मैंने कहा मेरा हुआ कैसे एडमिशन? बोला देखो ये ऐसा है, लड़के तो बहुत आए थे और हमें एक दो ही सिलेक्ट करने थे, तो आपके क्राइटेरिया 2 पासिंग मार्क्स थे। मैंने कहा क्या? कहता है एक तो जो सिलेक्ट करने वाला था वो एयरफोर्स का रिटायर्ड था, तो उसको आप पे दया आ रही थी। और दूसरा कहता है कि मैं चूंकि महरौली में रहता हूँ तो मेरे को लगा कि यार आने आने का साथ हो जाएगा, तो इस वजह से आपका सिलेक्शन हो गया। अदरवाइज आप में वो 58% वाली ही काबिलियत है, कोई ज़्यादा उसमें है नहीं। कहीं आप सोचो कि आप बहुत मेरिटोरियस कैंडिडेट थे और आप सेलेक्ट हो गए। तो वो जॉब थी सर शिफ्ट की, सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे, 2 बजे से 10 बजे, 10 बजे से रात सुबह 6 बजे। उस टाइम पे पता लगा रात की नींद कितनी अच्छी होती है। रात को 10 बजे से लेके जब सुबह 6 बजे तक खड़ा होना पड़ता है, और सुबह नींद में ही आप बस में आ रहे हो और वहाँ खाना खा रहे हो लेबर की कैंटीन में, तो पता लगता था। और बड़ा मुश्किल था काम वो, और मज़ा नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरे को जब मैं बीएससी कर रहा था तो मेरे को मन था कि मेरे को सेल्स में जाना है। तो मैं अप्लाई करता रहा सेल्स में। तो एक गैब्रियल इंडिया लिमिटेड कंपनी है जो शॉकर्स बनाती है, और आनंद ग्रुप की है, इंजन जी जी। बेयरिंग। उनका एक झंडे वालन में ऑफिस था, और उनको थर्ड पार्टी रोल पे उस टाइम पे लड़के चाहिए थे। तो मैं वहाँ चला गया इंटरव्यू देने के लिए।
वहाँ इंटरव्यू दिया, और ये मैं बताना भूल गया, यहाँ पर मेरी सैलरी थी 400 रुपये महीना। That's how you आठ- started. हाँ, 400 रुपये महीना। 400 आज की डेट में दिल्ली में लेबर जो है वो है 550 रुपये पर डे की। और पर 400 रुपये महीना भी ठीक था सर, कोई ऐसा उसमें कोई मलाल नहीं था। उस टाइम पे हम कोई कंपैरिजन किसी से कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि नौकरी मिली थी। और उस वक्त के 400 रुपए वो भी व्हाइट हाँ, कॉलर जॉब। हाँ, वो मैं कंपैरिजन थोड़ा बताता हूँ अभी। उस टाइम पे सर पानी का गिलास 5 पैसे का आता था, आज 2 रुपये का आता है। उस टाइम पे दूध 1 रुपये किलो आता था, आज 50 रुपये किलो आता है। उस टाइम पे समोसा 15 पैसे का आता था, आज 15 रुपये का आता है। तो वो मल्टीपल का फैक्टर जो है वो 40 टाइम्स का हो गया। आज अगर कोई बच्चा जो है अगर 1,000 रुपये से कंपेयर करता है 80,000 रुपये की सैलरी, तो उस टाइम के 1,000 रुपये 80,000 या 1 लाख रुपये के बराबर है। ठीक है। तो गैब्रियल इंडिया लिमिटेड में थर्ड पार्टी रोल पे एक ये होता था कि जो शॉकर्स को, गाड़ियां जो है शॉकर खराब हो जाते हैं तो एक मशीन आती थी, उसके थ्रू टेस्ट करना पड़ता था और एडवाइस करना पड़ता था कस्टमर को कि आप अपना शॉकर बदलवा लो। अगर आप शॉकर नहीं बदलवाओगे तो आपका टायर खराब हो जाएगा, क्योंकि टायर खा जाती है अगर शॉकर की अलाइनमेंट ठीक नहीं होती है। वहाँ पर एक थर्ड पार्टी रोल पे जॉब था, और वो सेल्स का था। तो हम दे के आ गए इंटरव्यू, और उन्होंने कहा जी आप सेलेक्ट हैं, आप कल परसों आ जाना। तो हम गए नहीं, हमारे घर में फ़ोन भी नहीं था। तो एक लड़का हमारे घर पे आ गया, उसका नाम था मिस्टर ओबराय। और मैंने जब बताया कि सेल्स में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है, आज मेरे को जाना है टूर पे, तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया। बोले नहीं, तू जाएगा नहीं, क्योंकि सेल्स बहुत गंदी लाइन होती है, तुम जाओगे तो खराब हो जाओगे। और ये इसमें जो है ठीक नहीं रहता, बाहर घूमना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, ये है वो है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, माँ कह रही है तो मान ले बात हो। तो वो लड़का मेरे घर पे आ गया जिसको मेरे को रिपोर्ट करना था, और वो पंजाबी लड़का था, ओबराय था। उसने मेरी मम्मी को कन्विंस कर दिया कि आंटी मैं भी हूँ, और मैंने करियर अपना स्टार्ट ऐसे किया था, और बहुत अच्छी लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इरशाद, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते, कोई और कन्विंस कर देगा। और आप भी कई बार अपने पेरेंट्स से कन्विंस नहीं होते, आप किसी और से कन्विंस हो जाओगे। आप अपने देखो, आप डॉक्टर जो है अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल आप सही अपने बात। बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों में से कई वो लोग हैं, वो कहते हैं सर हम अपने बच्चों को नहीं एडवाइस कर सकते, लोगों को बहुत एडवाइस करते हैं उस हिसाब से। तो उस लड़के ने एक कन्विंस किया कि आंटी कोई बात नहीं, सेल्स की लाइन अच्छी होती है, आप चिंता नहीं करो, ग्रोथ होगी, और ये मेरे नीचे रिपोर्ट करेगा, और मैं भी पंजाबी हूँ, ये लड़का है, मैं इसको ओनरशिप करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो मेरा मेंटर बन गया। और उसी दिन रात को मेरी मम्मी ने मेरे को अलाउ कर दिया टूर पे जाने के लिए। तो हम गैब्रियल इंडिया लिमिटेड में काम करना शुरू कर दिया। सैलरी वहाँ भी 400 रुपये थी, और जाना चंडीगढ़ वगैरह में, धर्मशाला में रहना, और पंजाब में ट्रेवल करना। तो धर्मशाला में रह जाते थे। उस टाइम पे कोई इतनी इज्जत का या ईगो या स्टेटस सिंबल का या कंपैरिजन का या वैलिडेशन का कोई पॉइंट नहीं होता था कि आप धर्मशाला में रुके हुए क्या है। जी जी। कई जगह छोटे छोटे होटल भी मिल जाते थे आराम से। उस दौरान मैं और भी अप्लाई करता रहा। तो एक दिन फिर मेरा हो गया सेल्स में, रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड, जो कंपनी अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। हम्म। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में मेरा सिलेक्शन हो गया। 10-15 दिन की ट्रेनिंग थी, बड़े बड़े उन्होंने इंस्ट्रक्शन वो मैनुअल दे दिए पढ़ने के लिए। अब हमारे से पढ़े न जाए, नींद आए जो है, पढ़ पढ़ के। और इंस्ट्रक्शन देने वाला भी दे के चला जाता था, कहता था पढ़ते रहो कमरे में। खैर 10-15 दिन की ट्रेनिंग ली हमने, और मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने। बोला जी आप ऐसा करो, चले जाओ जम्मू कश्मीर। उस टाइम पे जम्मू कश्मीर बहुत ही पीसफुल था, मैं 81 की बात कर। जी और उस टाइम पे ये कोई ऐसा उग्रवाद का चक्कर नहीं था। तो हम चले गए जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भी 30 दिन की ट्रैवलिंग होती थी। तो 6 महीने बाद पता लगा कि हिमाचल में जो शिमला वाला लड़का है वो रिजाइन कर गया। मेरी उम्र थी 21 साल। उनको ये पता था कि ये 30 दिन ट्रैवल कर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे को वहाँ से ट्रांसफ़र मार दिया, आपको शिमला आ जाओ। तो मैंने जम्मू कश्मीर में सारे अच्छे अच्छे सारे हिल स्टेशन देख लिए। कारगिल देख लिया, लेह लद्दाख सब कुछ देख लिया। ये सोपोर, बारामूला, डोडा, किश्तवाड़ सब देखा, क्योंकि ट्रैवल करना पड़ता था। अच्छी लर्निंग हो गई। उसके बाद में शिमला में आ गए। तो शिमला में आ गए तो शिमला में ट्रैवलिंग वही 30 दिन की हो गई। मैं सैटरडे रात को दिल्ली आता था बस में, नाइट बस में शिमला से। संडे को सुबह दिल्ली, संडे को सुबह नाश्ता करना, फिर अपने दोस्तों यारों के साथ घूमना। संडे रात की बस पकड़ के वापस, क्योंकि शिमला हिमाचल में कोई ट्रेन नहीं जाती है। जी। बस पकड़ के वापस जो भी डेस्टिनेशन टाउन था वहाँ चला। 1 साल जब काम किया तो थोड़ा सा मेरे को ना वो अच्छा नहीं लगना शुरू हुआ। यहाँ पे भी सेल्स में ना मेरे को लगना शुरू हुआ यार, मैं ना सक्सेसफुल नहीं हो रहा यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आते थे। रिजल्ट्स क्या थे कि देखिए आपकी असली रैगिंग होती है मार्केट में। जी कॉलेज जी। स्कूल में तो रैगिंग हमारी हुई नहीं।
मार्केट आपको बहुत रैक करती है, कहती है जी आपके प्राइस ज़्यादा हैं, आपकी पब्लिसिटी नहीं है, आपकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, और बला बला करके आपको जो है उतारती है कि आपका माल नहीं बिक रहा और आप मेरे को एडिशनल डिस्काउंट दो, आप मेरे को सपोर्ट करो, ये करो वो करो। तो मेरे को लगा यार ये कुछ मजा सा नहीं आ रहा, और मैंने, और मजे की बात है कि मेरे को विजिटिंग कार्ड दे दिया, कैटलॉग दे दिया और मार्केट में छोड़ दिया विदाउट एनी प्रॉपर मार्केट ट्रेनिंग। और सेल्स की लाइन में मैं 40 साल रहा हूँ। मैं आपको आज बता दूं शायद कि सेलिंग इज बेसिकली प्रोसेस। whenever you get rejected, it is not that you are being rejected, it is a process। आप 5 6 7 बारी जाओगे तब सेल्स होती है, पहली कॉल पे कभी सेल्स नहीं होती। और अच्छे अच्छे लोग आजकल बीटेक एमबीए करने के बाद में ये समझते हैं कि मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और मैं सक्सेसफुल होना चाहिए, और मैं अगर रिजेक्ट हो रहा हूँ तो मैं कैपेबल नहीं हूँ। आज भी मैंने करीब करीब कोविड के टाइम पे 250 वेबिनार किए हैं, और कॉलेजेस में जाके मैं आज भी कीनोट एड्रेस देता हूँ। मैंने सारे आईएम्स को एड्रेस किया हुआ है, काफ़ी आईआईटीज को एड्रेस किया हुआ है। आज भी मेरे को जो भी कॉलेज बुलाता है, मैं कल भी ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है स्पर्श बिजनेस स्कूल, उसमें मैं जा रहा हूँ, और मैं मेंटोर भी वहाँ हूँ, एनडीआई में हूँ। मैंने ये प्रण उसके बाद में लिया कि मैं उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हुआ और मेरे को किसी ने हैंड होल्ड नहीं किया, मेरा कोई मेंटोर नहीं बना, तो मैं अपने आप को रिजेक्टेड फील कर रहा था। और मैंने, शायद आपको बताऊं, 1 साल बाद, उस टाइम पे मेरी कंपनी में सैलरी थी 1,000 रुपये, तो 400 रुपये से सैलरी हो गई थी 1,000 रुपये। जी। 1,000 रुपये भी अच्छी सैलरी थी उस टाइम पे। और 1,000 रुपये मेरे पूरे बचते थे घर में, क्योंकि टीएडीए से आपका खाना पीना चल जाता। हाँ, राइट। तो मैंने 1 साल के बाद में नौकरी छोड़ दी, वापस दिल्ली आ गया, महरौली, बैक टू स्क्वायर वन, बिल्कुल एज इट इज। मतलब 3 नौकरियां करने के बाद में 2 साल के बीच में मैं बैक टू स्क्वायर वन, 3 महीने खाली। और एज द लक वुड हैव इट, मैंने उस टाइम पर जब मैं रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड में था, मेरा हेडक्वार्टर था शिमला, तो मैंने ट्रिब्यून में अप्लाई किया हुआ था। और ट्रिब्यून में चंडीगढ़ की जो वैकेंसी थी वो फिल हो गई, और उन्होंने वो एप्लीकेशन सारी के सारी थद्दी उठा के दिल्ली ऑफिस भेज दिया कि आपको दिल्ली में अगर वैकेंसी चाहिए तो ये लड़के हैं, इनमें से छांट लो, आपको दोबारा ऐड देने की जरूरत नहीं है। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 3 महीने बाद। 3 महीने में भी मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन किया। मैंने कहा यार तू एलडीसी नहीं बन सकता, यूडीसी नहीं बन सकता, कोई पेपर नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो तेरे को उस टाइम पर ये आईएएस और आईपीएस के तो ख्वाब बहुत ही दूर के थे, आजकल तो अकेडमीज खुल गई। तो मैंने बजाज इलेक्ट्रिकल ज्वाइन किया एज ए जूनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, 1982 की बात। उसके बाद मैंने बजाज इलेक्ट्रिकल्स में 18 साल काम किया, 2000 तक। 18 साल में मैंने 17 प्रमोशन लिए। मेरे 18 साल पेरेंट्स, में 17 प्रमोशन? 17 प्रमोशन। मतलब तकरीबन हर साल आपको प्रमोशन हाँ, मिली? और मेरा बॉस मजबूर हो जाता था मेरे को प्रमोशन देने के लिए बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, आपकी आपकी कलर ऑफ स्किन, आपके फीचर्स और आपकी हाइट से कभी भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं नापी जाती। आपके आपकी नेक, आप क्या आप डिलीवर कर रहे हो, कंपनीज को दे रहे हो, गर्दन के ऊपर का क्या मटेरियल है, वो मैटर करता है। तो मैंने पूरी जी जान इसलिए लगाई क्योंकि मैं फेलियर रहा था, और मेरे को ये प्रूव करना था कि नहीं, मैं सक्सेसफुल इसी लाइन में हो के रहूं। और ये मेरा, मैंने फिर पूरे जी जान लगाई। 18 साल काम किए बजाज इलेक्ट्रिकल्स में, एंड आई वॉज वन ऑफ द ब्लू आइड बॉय ऑफ द कंपनी। द ओनर ऑफ द कंपनी नेम इज शेखर बजाज। और उस टाइम पर उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, अब दिल्ली में आपकी जो है रीजनल पोजीशन खत्म हो चुकी है, आपको हेड ऑफिस आना पड़ेगा बॉम्बे। मेरे घर की फैमिली की प्रायोरिटीज ऐसी थी कि मेरे को फैमिली की तरफ ज़्यादा टाइम लगाना था। मेरी मदर बीमार रहती थी, मेरे कोई और फैमिली में सपोर्ट चाहिए थी। उसके लिए मैंने सेक्रीफाइस किया, और मैंने कहा कि नहीं सर, मैं नहीं जा सकता, बॉम्बे नहीं आ सकता। और मैंने उस टाइम पर छोड़ के कंपनी ज्वाइन करी, सिंगर इंडिया लिमिटेड। सर एक चीज बताइए, जो बजाज इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। उसमें आपने जो 18 साल में 17 प्रमोशन ली, वैसे इट आल्सो रिक्वायर्ड यू टू वर्क, क्योंकि लोगों का तकरीबन क्या होता है कि नहीं हम तो 9 to 5 करेंगे या एक आध घंटा स्ट्रेच करेंगे। उसपे आपका क्या था, मतलब हाउ मच हार्ड वर्क यू हैड टू डू इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू हैव गॉट? इरशाद, देखिए, एक एक एज भी आपको फेवर में होती है उस टाइम पर। आप मतलब 20 साल से लेके, अगर आप, मैं देखूं तो करीब 38 ईयर्स तक मैंने, या 40 ईयर्स तक काम किया बजाज में, वो एज आपके फेवर में होती है। और कंपनी का कल्चर भी ऐसा था कि कंपनी में फैमिली कल्चर था, और हम लोगों को ऐसा लगता था कि हमारी अपनी कंपनी है। देखिए, ओनर ड्रिवन कंपनीज में काम करने का एक फायदा ये होता है कि आपको आपको पूरी फ्रीडम होती है काम करने की, और आपकी अप्रोच जो है सीधी ओनर तक होती है।
राइट। बीच में हायरार्की आपको जितना मर्जी ब्रेक लगाने की कोशिश करे कि भैया नहीं इस साल नहीं, अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं हो जाएगा। और इरशाद, जो मैं 17 प्रमोशन की बात कर रहा हूँ, वो भी एचआर वाले स्मार्ट हो गए थे। एचआर वालों ने भी क्या करना शुरू कर दिया था कि वो ग्रेड चेंज कर देते थे, जैसे जूनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ग्रेड 1, ग्रेड 2, फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ग्रेड 3, ग्रेड 4, फिर सेल्स राइट। ऑफिसर ग्रेड 5, ग्रेड 6, फिर सीनियर से एग्जीक्यूटिव, फिर करते करते मैनेजर, करते करते आपको जो है वो 15 साल लग ही जाते थे, या मतलब 12 साल लग जाते थे मैनेजर बनने बनने में। जी। वो प्रोसेस रहता है आज भी। और कंपनीज इसीलिए मोटिवेट करती हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे सेल्स वाले को मार्च में ये दो ही चीजें चाहिए होती है, एक इंक्रीमेंट कितना मिला और एक उसकी प्रमोशन हुई या नहीं। वही एक जी। किक होता है, अदरवाइज पूरे साल वो मेहनत करता है इसी बात के लिए। अकाउंट्स वाला देखिए, उस चीज के लिए बुरा मत मानना, उतनी उसकी एस्पिरेशन नहीं होती, उसको लगता है नौकरी चलती रहे, ठीक है यार, कमाने वाले तो सेल्स वाले ही हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं सुबह से। वो सुबह खाना लेके आते हैं, डब्बी लेके आते हैं, शाम को धो धा के लेके चले जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर सेल्स वालों के लिए रात को 9, 10, 11 कोई भी टाइम नहीं होता, और हमने पूरी जी जान से काम करी। और हमारे यहाँ एक 100% क्लब होता था कि जो 100% अचीव करता है उसको क्लब में फॉरेन लेके जाते थे। वो बड़ा हमारे को चाम रहता था। उसी बहाने मैंने वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रीज बजाज इलेक्ट्रिकल में रहते रहते घूम लिया। और उसमें ये मैनेजमेंट के साथ भी बहुत क्लोज हो जाते थे, उनको लगता था ये परफॉर्मर है तो अच्छी बात करेंगे। देखिए, जो नॉन परफॉर्मर है वो कंपनी में कमियां निकालेगा। जो करेक्ट। परफॉर्म करके आया है वो कभी ये नहीं कहता कि पिच कैसी है, क्रीज कैसी है। मैंने सुना था एक बॉलर से, जो स्पिनर था, वो कहता है यार, अगर पिच देख के तुमने बॉलिंग करनी है तो फिर तुम्हारी बॉलिंग में क्या कला है? करेक्ट। तुम्हारी कला तो ये होनी चाहिए कि तुम पिच कैसी भी हो तुम स्पिन कराओ ना। सही है। स्पिनिंग पिच है और तुम कर रहे हो, फिर तो कोई भी स्टार्टर भी कर जाएगा तुम्हें तो। ऐसे टफ पिच पे स्पिन करानी चाहिए या फास्ट बॉलिंग करनी चाहिए, जहां पर पिच कैसी भी हो तुम अपनी बॉलिंग से करो। तो उस टाइम करेक्ट। पर मैंने उस हिसाब से काम किया। अच्छा, सिंगर इंडिया लिमिटेड में देविका टावर्स में ऑफिस था। एक बड़ा कैबिन मिल गया। और एक चीज अच्छी हुई सिंगर इंडिया लिमिटेड में, मैंने पूरा इंडिया ट्रेवल किया। बजाज में मैं नॉर्थ में ही सीमित था, पर मेरे को वहां जाके पता लगा, हम लोग जो नॉर्थ में रहते हैं, बुरा मत मानना जो साउथ से हो, हमें लगता है कि साउथ की एक ही लैंग्वेज है, मद्रासी। वहां जाके पता लगता है कि साउथ की जो 4 या 5 स्टेट हैं, उनमें चारों पांचों स्टेट में लैंग्वेज अलग अलग है। और देखिए, बिजनेस करने का तरीका भी अलग है। अगर आप महाराष्ट्र में जाते हो, बॉम्बे में, तो बिजनेस करने का तरीका अलग है। गुजरात में करेक्ट। जाते हो, बिजनेस का तरीका अलग है। नॉर्थ में थोड़ा इमोशन से काम चलता है, पर बॉम्बे में और गुजरात में आप चले जाओगे तो प्रोफेशनली वो करेक्ट। प्रॉफिट देख के काम करते हैं। तो उस तरह से मेरे को सारे जो कंट्री के जो बड़े बड़े टाउन्स हैं, सब टाउन्स में मैंने विजिट कर लिया, और मेरे को ये पता लगा कि इस देश में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, और आपको अगर ग्रो करना है तो आपको पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं आज भी बच्चों को ये कहता हूँ कि यार, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के दूसरी स्टेट में जाके काम करो तो ठीक है। जो दिल्ली का लड़का दिल्ली में काम करेगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं है। उसको ये नहीं पता कि गुजरात में, आप देखो, गुजरात की एक खासियत देखो आप। आनंद भाई मिंद्रा का मैं सुन रहा था, वो कहता है कि मैं वर्ल्ड में कहीं भी जाऊँ तो मेरे को लोग कहते हैं आनंद मिंद्रा आए हैं, मिस्टर आनंद मिंद्रा है। और जब मैं गुजरात में जाता हूँ तो मेरे को कहते हैं आनंद भाई आए हैं। तो दे दे बिलीव इन रिलेशनशिप। करेक्ट। तो वो बहुत जल्दी भाई और बहन बना लेते हैं। तो हमें वो चीज़ सीखनी है कि अगर रिलेशनशिप करना है तो आपको दिल पे उतरना पड़ेगा तब। तो 4 साल जब मैं सिंगर इंडिया लिमिटेड में काम कर रहा था, तो मेरे एक मेंटोर थे जो बजाज में थे, उनका नाम है मिस्टर सुनील सिक्का। उनके साथ मैंने 18 साल काम किया था। तो चूंकि मैं लाइटिंग डिवीजन में ही था, तो हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ने उस टाइम पे 2003 के एंड में डिसाइड किया कि हम लाइटिंग पंखे में आएंगे। तो शिखा जी ने मेरे को फ़ोन किया कि ये यार, ऐसे ऐसे लाइटिंग बनाना चाहते हैं, तू तो लाइटिंग का आदमी है, तू आ जा। मैंने कहा चलो आया था। तो उस टाइम पर ऑफिस था वन नारायण मार्ग, बहुत छोटा सा घर में कोठी में ऑफिस था। मैं वहाँ जी। चला गया। मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बहुत ही छोटा सा ऑफिस है, मैं तो देवका टावर्स में बैठता हूँ और बजाज इलेक्ट्रिकल में रहा हूँ, ये तो कोठी में ऑफिस है, छोटा सा है। और कंपनी की टर्नओवर उस टाइम पे 400 करोड़ थी, हैवेल्स की। और अगर आप बैलेंस शीट उठा के देखें तो प्रॉफिट उनका 20 करोड़ था। तो मैंने कहा अच्छा, सिक्का जी ने, चूंकि जैसे ही मैंने सिंगर इंडिया लिमिटेड ज्वाइन करी तो सिक्का जी ने ज्वाइन कर ली थी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। तो सिक्का जी को 4 साल हो गए थे हैवेल्स में। और सिक्का जी ने जब कंपनी ज्वाइन करी तो उनकी टर्नओवर थी उस टाइम पे हैवेल्स की 100 करोड़। तो मैंने कहा यार, अगर ये 4 साल किसी ओनर के साथ में काम कर सकते हैं, एंटरप्रेनर के साथ काम कर सकते हैं, तो मैं भी कर लूंगा। ये तो मेरी करेक्ट। कंपनी होनी चाहिए, रादर देन कि कंपनी मेरे लिए थोड़ी बदलेगी, मेरे को कंपनी के लिए बदलना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। मैंने कहा यार, स्टार्टअप है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वाइफ से आके डिस्कस किया। बोले यार, आज तक तो तुमने जिस कंपनी में काम किया था, बड़ी कंपनियां थी, नाम थी, बजाज भी बड़ा नाम था। और बजाज का नाम बजाज इलेक्ट्रिकल्स से कम बजाज ऑटो से ज़्यादा जाना जाता था। किसी को बोलो करेक्ट। तो लोग था बजाज ऑटो में ही होंगे। तो राइट।
सिंगर भी बड़ा नाम था। तो कहने लगी, ये हैवेल्स मैंने तो सुना नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे पे विश्वास है ना? वो कहती हाँ, मैं तो नौकरी कर ही रही हूँ, घर का खर्चा तो चली जाएगा, तुम कर लो, जो चेंज करना है कर लो। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने हैवेल्स ज्वाइन कर लिया 1 जनवरी 2004। और उस टाइम पर लाइटिंग डिवीजन स्टार्ट हुआ था फरीदाबाद में, एक फैक्ट्री थी जिसको हमने ओन किया था। तो हफ्ते में 3 दिन फरीदाबाद, सॉरी, गुड़गांव जाना पड़ता था। स्टार्टअप किया, पहले साल में टर्नओवर रहा करीब करीब 30 करोड़ रुपए। और जब मैंने 2020 में छोड़ी है तो टर्नओवर करीब करीब था 1200 करोड़। और अभी कंपनी का टर्नओवर जो लाइटिंग डिवीजन का है वो करीब करीब अभी 1800 करोड़ के करीब है। राइट। कंपनी जो मैंने छोड़ी है वॉज इंडिया लिमिटेड, तो उस टाइम पे मेरे कंपनी की टर्नओवर 10,000 करोड़ थी। आज पिछले साल कंपनी की टर्नओवर करीब करीब 19,000 करोड़ है। और हेवल्स में मैं आपको बता दूं, मैं 17 साल रहा हूं। और मैंने 10 साल कीमत जी के साथ काम किया है, और बाकी 7 साल जो है अनिल जी के साथ काम किया है। बहुत अच्छा कल्चर था, बहुत अच्छी लर्निंग हुई, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, सीखने को मिला। और मैं कंपनी से रिटायर हुआ एज ए प्रेसिडेंट। और यहाँ पर भी इंटरनल कंपटीशन बहुत था। कंपनी ने मेरे ऊपर, मेरे साथ 5 वाइस प्रेसिडेंट लेके आए जो फिलिप्स से थे, और मैं बजाज का था। बजाज जी। लाइटिंग में आज भी उतना उसकी पोजीशन नहीं है जो फिलिप्स की है। पांच करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ, मेरे पीछे, मेरी पोजीशन के साथ में, मेरे पैरेलल डेजिग्नेशन में मेरे साथ में इंडक्ट हुए, ये जानते हुए कि किसी तरह से मतलब अगर वो पोजीशन उनको भी दी जा सकती है। बट वो पांचों के पांचों वाइस प्रेसिडेंट कंपनी में 1 साल के बीच बीच में चले गए। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आए वो, पर वो कंपैटिबल नहीं हुए। कॉम्पिटेंस थी उनमें, कंपैटिबिलिटी नहीं थी। उनको ये नहीं पता था कि कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी में काम कैसे होता है। वो अपनी वो लिगेसी के साथ आए थे कि मैंने फिलिप्स में ये किया, मैंने फलानी कंपनी में ये किया, मैंने वहाँ ये किया, मैंने वहाँ किया। तो वो कंपनी में उस हिसाब से कंपैटिबल नहीं हुए। मैं आज भी बच्चों को ये कहता हूँ, भैया आज की डेट में जो 25 साल का लड़का है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है तुमसे काम करने में, पर कंपैटिबिलिटी उसको सिखानी पड़ेगी कि कंपनीज में काम अनलर्न कैसे करना है, लर्न कैसे करना है, और रीलर्न कैसे करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो करेक्ट। 2020 में कोविड आ गया, और मेरा 60 साल पूरे हो गए। सुपर एनुएशन हो रहा था। तो हमने कहा ग्रेसफुली, हमने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैनेजमेंट का उस टाइम पे डायरेक्टिव ये था कि ठीक है, जो भी इस साल सुपर एनुएट हो रहे हैं वो सुपर एनुएट हो गए। तो इस बात को अब 4 साल हो गए। उन 4 सालों में मैंने एक और अच्छा काम किया कि मेरी एक ख्वाहिश थी बुक लिखने की। तो मैंने एक बुक लिखी उस दौरान में, उसका टॉप नाम है रीसेट योर लाइफ। मेरा अच्छा। ये मानना है कि आप लाइफ को हर 3 साल या 5 साल के पड़ाव में रीसेट कर सकते हो। हमें कई बार ये लगता है, जैसे कहते हैं ना, इंडिया में एक टर्म है सेटल होना, कि जी। आपकी पढ़ाई हो गई, नौकरी। हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? नौकरी लेने के लिए। और नौकरी करेक्ट। लेने के लिए अच्छी नौकरी क्यों करते हैं? कि अच्छी लड़की मिल जाए शादी के लिए। और राइट। शादी होने के बाद में हमें लगता है अब लाइफ सेटल हो गई, अब इसके बाद कुछ करना नहीं है, अब राइट। सेटल है। तो ऐसा कुछ सेटलमेंट होता नहीं है। हर 5 साल बाद आपको लाइफ को, आप डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में आते हैं। आप देखिए, पर 30 से 35 साल में आपकी लाइफ डिफरेंट होती है। आप शादी होती है, एक बच्चा होता है। 35 से 40 में आपकी लाइफ डिफरेंट हो जाती है कि उस बच्चे को स्कूल में कहाँ पढ़ाना है। ऐसे ही 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 लाइफ चेंज होती रहती है। फिर आप सीनियर होते जाते हो, पेरेंट्स बड़े होते जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपको मकान बनाना है, बच्चों की पढ़ाई करानी है, इंडिया में करानी है, अब्रॉड करानी है, कहाँ करानी है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती हैं। पर हमें लाइफ का गोल जो है वो 25 साल में नहीं कर देना चाहिए सेट, कि मैं 50 साल में क्या करूँगा। मेरा अपना मानना है कि आपको लाइफ को हर 5 साल में रीसेट करना चाहिए। और वो बुक लिखने की तमन्ना मेरी पिछले 10-12 साल से थी, पर मैं कभी भी एग्जीक्यूशन कर नहीं सका। फिर मैंने उसके लिए भी अपना एक मेंटर ढूंढा, जिसने मेरे को एडवाइस किया, गाइड किया कि बुक कैसे लिखी जाती है, इसको कैसे पब्लिश कराया जाता है, इसको कैसे अमेजोन में या फ्लिपकार्ट पे प्रमोट किया जाता है, रिव्यू कैसे लिखे जाते हैं, रिव्यू के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको जी। कितनी, ये भी सेलिंग है एक तरह की ना। आप बुक जी। लिखना तो आसान है, बुक बेचना मुश्किल है, और रिव्यू लिखवाना उससे भी मुश्किल है। तीनों चीज़ें क्रिटिकल होती जाती हैं। तो ये किया, प्लस फिर कोविड के टाइम पे मेरे को ना बीच बीच में आने लगी कॉल कि आप ये मोटिवेशन का करना शुरू कर दो। और मैं हेवल्स के लास्ट के 3-4 साल में जब था, तो मैं कॉलेजेस में जाता था की नोट एड्रेस करने। क्योंकि मेरे को हेवल्स में एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी डीलर को एड्रेस करने की, टीम को एड्रेस करने की। तो धीरे धीरे वो स्किल हो गई, मैंने भी कंटेंट पढ़ी। और मैंने एक्चुअली करीब 30 साल पहले अटेंड किया प्रोग्राम शिव खेरा का। उसका लाइव प्रोग्राम था 3 दिन का। उस टाइम पे उसकी फीस थी आज से 30 साल पहले 21,000 रुपये। तो वहां से फिर मैंने जो बजाज में ही शुरू कर दिया था,
किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी। तो मैंने करीब करीब 300 किताबें पढ़ी हैं। उन किताबों का सार लेके फिर उसमें से नोट्स बना के उसमें से कंटेंट लेके, क्योंकि आपको अगर 1 घंटा बोलना है तो आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए ना जी। आप करेक्ट। ये पार्लियामेंट में मोदी जी और गांधी जी के ऊपर तो बात नहीं कर सकते ना जी। वो राइट। टॉपिक किसी को भी नहीं पसंद, और वो टॉपिक तो उसके लिए तो चैनल लगे हुए हैं सारे करने के लिए। राइट, आई तो वो एग्री। बुक लिखी, बुक की अच्छी सेल हुई। मैं अभी भी जिन कॉलेज में जाता हूँ, जैसे कल भी जाऊँगा, तो जैसे 200-250 बच्चे होते हैं तो उनको बोलता हूँ कि भैया ये 400 रुपये की किताब है, पिज़्ज़ा भी इससे महंगा आता है, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो तो अपनी लर्निंग बढ़ाओ, क्योंकि आपकी अर्निंग तभी बढ़ेगी अगर आपकी लर्निंग बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेटली में हम लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में सोचते हैं कि यार बहुत पढ़ लिया, आप किताबों से छुटकारा हो जाए, आप पढ़ेंगे नहीं। तो आई थिंक मेरी राइट। को एडवाइस रहती है कि लर्निंग बढ़ाते रहो तो अर्निंग आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये 4 साल का पीरियड निकल गया। अभी आई एम एडवाइजिंग अ कंपनी कॉल कैंट आर ओ सिस्टम लिमिटेड, जिसमें उन्होंने एक पंखा लॉन्च किया है कूल के नाम से। तो जी। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए एक एडवाइजरी रोल पे हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ। आई हैव सम माई फैमिली रिस्ट्रिक्शन दैट आई कांट मूव आउट फ्रॉम द हाउस फॉर मोर डेज, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन ए फुल टाइम असाइनमेंट। वो मेरी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ, जी। जी। इसकी वजह से मैं ज़्यादा आउट नहीं करता। पर मैं इरशाद, जैसे आपसे बात हुई, आपने कहा मिलना चाहेंगे, तो मैंने कहा ठीक है करेंगे। कल भी मैं संडे के दिन भी जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा। ऐसे ही जी। मैं जैसे जैसे टाइम निकलता है बीच में, मैं कोशिश रहती है कि अब बच्चों को, यूथ को कनेक्टेड रहूँ। और उनमें एक ही चीज़ है कि बेटिया फेलियर से ही सक्सेस होता है। प्रेसिडेंट कंपनीज के जो हैं वो पैदा नहीं होते, कोई भी राजा पैदा नहीं होता, कोई भी कंपनी का प्रेसिडेंट या कंट्री का प्रेसिडेंट कोई पैदा नहीं होता, वो बनना पड़ता है उसको। अपनी मेहनत लगन के साथ में अगर आप काम करते रहोगे, तभी जो है आप अपने हाइट तक पहुंच सकते और ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज बोली अनिल जी आपने, कि पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करना चाहिए। और आपने जो पूरी अपनी स्टोरी बताई, आई थिंक उस स्टोरी के अंदर बड़ा क्लियर है कि आपको इनिशियली काफी सारे फेलियर्स आए, फिर उसको आप बीच में हुक मिला, हुक मिलने के बाद आपने गिव अप नहीं किया और कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहे। उस मेहनत का नतीजा है कि यू हैव गॉटन सो मेनी प्रमोशंस, और एक जॉब से दूसरी जॉब में गए, वहां पे भी काफी तरक्की हुई आपकी, तो विच इज वेरी गुड। अनिल जी, एक चीज बताइए मुझे, आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या है? क्या वो एक पॉइंट था जिसने आपकी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर दिया? इरशाद, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। देखिए, मैं जब बजाज में था ना, 10 साल तक मैं एक ऐसे, जिसको कहते हैं ना, झोला चुक सेल्समैन ही रहा। क्योंकि वो जूनियर सेल्स रेप था, सेल्स रेप बना और सेल्स ऑफिसर बन गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव बना। तो कोई ऐसा लग रहा था कि आप रूटीन का काम कर रहे हो। तो एक दिन करीब करीब 10 साल नौकरी करने के बाद में एक दिन मेरे को, जैसे मैंने बीच में बताया आपको कि मेरे को ना, मेरा जो एचआर हेड था बॉम्बे में बैठते थे, साउथ इंडियन थे, कुछ सुब्रमण्यम थे। तो उन्होंने कहा कि आपको शिव खेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है, और डेट है 30, 31 और 1। और मैं सेल्स हेड था, ब्रांच हेड था। तो मैंने कहा यार 30, 31 को तुम्हारी क्लोजिंग होती है, तुमने डेट करेक्ट। भी दे दिया। मॉरिस शेरिटन में था। वो बोले कोट वोट पहन के आना। हमारे पास कोट भी लिमिटेड होते थे उस टाइम पर, अर्निंग भी उतनी थी नहीं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वहाँ चला गया। शिव, मैंने नाम भी नहीं सुना था कौन है शिव। तो हम वहाँ चले गए, 3 दिन की ट्रेनिंग दी। तो उस ट्रेनिंग पीरियड ने मेरे को चेंज किया, क्योंकि शिव खेरा के अगर आप लाइफ साइकिल देखेंगे तो उसमें भी ही स्टार्टेड विद अ वेरी हम्बल बिगनिंग, और या। उसमें उसका सक्सेस हुआ। उसने एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी बताई कि यार देखो, अपने ऊपर ना टाइम इन्वेस्ट करो, बुक्स पढ़ो। तो उस दिन से मैंने बुक पढ़नी शुरू करी। और ये जो 500 बुक्स पढ़ी हैं, ये मैंने पिछले 25 साल में पढ़ी है, कोई एक साल में 500 बुक्स नहीं पढ़ी मैंने। मैं एयरपोर्ट जाता था, एयरपोर्ट से 2 बुक खरीदता था। एयरपोर्ट की जर्नी दिल्ली बॉम्बे की है, या आप दिल्ली चंडीगढ़ भी जा रहे हो बाई ट्रेन, तो आपके जी। पास में 4 घंटे का टाइम है। आप क्या करेक्ट। देखोगे सर, आपके पास ना न्यूज़पेपर में पढ़ने को कुछ है। तो मैंने इन्वेस्ट किया। फिर होटल में जाते हैं, रात को क्या देखोगे, आप टीवी में कुछ देख नहीं सकते, तो आप अपने, तो मैंने बहुत इन्वेस्ट किया अपने आप को। और मेरा टर्निंग पॉइंट जो लाइफ में रहा, वो रहा शिव खेरा का जो 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मैं आज भी अपने 1 घंटे के सेशन में, या जो मैं अपने, हमारे यहाँ भी अभी करीब करीब 100 मैनेजमेंट ट्रेनिंग ने ज्वाइन किया है जो एमबीए करके आए हैं, उनको मैं ये बोलता हूँ, मैंने कहा देखो, आपका टर्निंग पॉइंट होना चाहिए कहीं ना कहीं। मैं जो बोल रहा हूँ, आपके दिल पे अगर लगेगी कोई बात, तभी आप टर्न करोगे। दिमाग से तो बात जो है ऊपर से निकल जाएगी। तो लाइफ सही में बात। कहीं ना कहीं आपको दिल को लगनी चाहिए। फिर मैंने अपने आप पर, फिर देन फ्रॉम अ मैनेजर पोजीशन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ लीडरशिप पोजीशन। लीडर का रोल क्या होता है हिंदुस्तान में? अनफॉर्चुनेटली मैनेजर से लीडरशिप में किसी भी कंपनी में आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आपको करेक्ट। 31 मार्च को एक चिट्ठी दे दी जाती है कि यू हैव बीन प्रमोटेड एज अ मैनेजर और एज अ लीडर,
और उसको ये नहीं पता होता कि मेरा आज से रोल क्या है। वो अपने हिसाब से काम करता है और वो आज भी ये प्रूव करना शुरू करता है कि आई एम द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट। अरे यार, लीडर करेक्ट। का काम ये नहीं होता कि यू शुड बी द बेस्ट ऑफ द लॉट। लीडर का काम होता है कि आपको अपने से अच्छी टीम बनानी है। और इरशाद, एक और चीज मैं बताऊं, मैं एक ऑर्डिनरी बीएससी ग्रेजुएट हूँ। बजाज इलेक्ट्रिकल से एक इलेक्ट्रिकल की कंपनी थी, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड एक इलेक्ट्रिकल की कंपनी थी जिसमें मैंने 17 साल काम किया। मैं जी। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो हूं नहीं, पर मैंने करेक्ट। मैंने टीम लीड करी है। मेरे को करेक्ट। प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, और प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी भी नहीं चाहिए। आपको लीडरशिप रोल में पीपल हैंडलिंग बहुत जरूरी है। जब आप जूनियर पोजीशन पे होते हो तो आपको टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए। आज आप जिस पोजीशन पे हो, शायद आप भी हो, आपको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत है, पर आपको 50-50 चाहिए, 50 टेक्निकल एंड 50 लीडरशिप। आई हम एग्री। जिस पे थे, हमारे को 15% टेक्निकल चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, 85% पीपल स्किल्स चाहिए। और मैं आज भी लोगों को ये कहता हूँ कि भैया, अगर आपको कंपनी में ऊपर के लेवल पर राइज करना है तो आपको पीपल स्किल्स आनी चाहिए। देखिए, जब आप स्कूल में होते हैं ना, तो 40 सीटें होती हैं, अगले क्लास में भी 40 होती हैं, अगली क्लास में भी 40 होती हैं। कॉलेज में जाते हो तो वही होती हैं, 40-40-40 या जो भी होती हैं। जब आप प्रोफेशनल करियर में आओगे तो 40 से 30 हो जाएंगी, 30 से 20 हो जाएंगी, 20 से 10 हो जाएंगी, 10 से 5 हो जाएंगी, 5 से 3 हो जाएंगी, 3 से 2 हो जाएंगी, ऊपर एक ही रहेगी। करेक्ट। कंपनी का सीईओ एक ही रहेगा, प्रेसिडेंट एक ही रहेगा। वहां पर आपको अपनी काबिलियत से जाना पड़ेगा। वहां पर आपको जो है ग्रेस मार्क्स कोई मिलने वाले नहीं है। आप क्रिकेट में भी देखो, 99 पे अगर सचिन तेंदुलकर आउट होता है तो अंपायर के पास में कोई ग्रेस मार्क्स नहीं है कि उसको एक ग्रेस मार्क दे के उसकी सेंचुरी कर दे। उसको वो स्कोर करना ही पड़ेगा। तो आपको टॉप पे आना पड़ना है तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। नहीं, दिस इज वेरी हेल्पफुल। बहुत मतलब जो आपने अभी ये सारा लीडरशिप वाला जो पर्सपेक्टिव बताया, दिस इज वेरी हेल्पफुल एंड दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर, एज यू राइटली सेड, वन पर्टिकुलर स्ट्रीम। जितने भी स्ट्रीम है, जितने भी प्रोफेशन है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, आई थिंक ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल है। तो आपने लाइफ चेंजिंग मूवमेंट तो अनिल जी हमें बता दिया कि कौन सी चीज थी जिससे आपका लाइफ चेंज हुआ, और आपने ये भी बता दिया कि आप इंजीनियर नहीं थे, बीएससी थे, उसके बाद भी आपने अपना करियर बड़ा सक्सेसफुली इलेक्ट्रॉनिक्स और सेल्स के अंदर बनाया। तो सर एक चीज बताइए कि अगर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की और फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स पे भी आएंगे, तो स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स में टिपिकली दो तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक है कि उन्होंने टीयर वन यूनिवर्सिटीज से, जितने भी आईआईटीज हैं, हम सबसे उन्होंने किया है अपना इंजीनियरिंग या किसी भी स्ट्रीम के अंदर। दूसरा आ जाते हैं कि जिन्होंने टीयर टू टाइप से किया, और तीसरा हमारे जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कॉलेज से किया है या इवन ओपन से किया है। तो आपने जैसे बताया कि सेल्स, आपके पूरा जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है वो सेल्स के अंदर है। तो इन तीनों लोगों को अगर एक सेल्स के अंदर बड़ा सक्सेसफुल आपकी तरह बनना है, तीनों का आप बताएं कि क्या उनके लिए उनका पाथ होना चाहिए जिसके थ्रू सक्सेस, आपकी तरह एक सक्सेसफुल पर्सन बने। इरशाद, मैं जैसे मैंने आपको बताया, हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग रखते थे। हम आईएम्स में भी रखते हैं, हम दूसरे बी स्कूल से भी रखते हैं, और हम छोटे टाउन से भी लेते हैं, तीनों से लेते हैं। सपोज करो हमने 50-50 बच्चे तीनों से ले लिए। 50 हमने आईएम से ले लिए, जी। 50 हमने ले लिए थोड़ा सा एक जी। सेमी मेट्रो से, और 50 हमने ले लिए जो उतने ज़्यादा नॉन कॉलेजेस हैं नहीं, पर वो ठीक है, उसको उस एमबीए कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि एमबीए कर रहा हो। जी। ये जी। 150 बच्चों के बाद जो अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, मैं इस साथ आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 6 महीने के बाद में हमें ये नहीं पता लगता कि वो लड़का आईएम से है या वो मेट्रो टाउन से है, जी। मिडी मेट्रो टाउन से है या रूरल एरिया से आ रहा है। ये सब चीज़ें उसकी परफॉर्मेंस पे काम करती है। मैंने आपको बताया कि सर, आपका आपका जो आपका देखिए, आपको मैं आपको कहता हूँ, आप मोबाइल ले लो, गाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, लैपटॉप ले लो, आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। जी बिल्कुल। लाइफ चलाने के लिए प्रोफेशनल करियर में आपको कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है सर। लाइफ को आपको खुद ही हैंडल करना पड़ता है। मैं एक हिंदी के कवि ने बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं, मैं वो डालना चाहूंगा। वो जी। कहते जी। हैं, ख्वाहिशों से नहीं खिलते फूल झोली में। ख्वाहिश मतलब डिजायर। जी। ख्वाहिशों से नहीं खिलते फूल झोली में, वक्त की शाखाओं को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दीपक खुद ही जलाना हो। वेरी ट्रू। तो आपको सर खुद करना पड़ेगा। आप, मैं कहता हूँ सर, आपके भगवान ने आपकी बॉडी को 25 साल ग्रो करा दिया, उसके बाद आपकी बॉडी ग्रो नहीं हो सकती। करेक्ट।
माँ बाप ने आपकी पढ़ाई करवा दी, करेक्ट। आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितना कराना था करा दिया। जी जी। उसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे क्या करते हो। माधुरी दीक्षित से एक बार किसी ने पूछा था कि आप बहुत सुंदर हैं, तो उसने जवाब दिया है कि मेरे से सुंदर बहुत लेडीज हैं। इट डज नॉट, और इस चीज का क्रेडिट वो कहती है मेरे पे को नहीं जाता, मेरे पेरेंट्स को है कि मेरे फीचर कैसे हैं और मेरी बॉडी कैसी है, करेक्ट करेक्ट। मेरे पेरेंट्स। इसलिए मैं ये बात बारी बारी बहुत एम्फेसिस से कहता हूँ कि आपका कलर ऑफ स्किन, हाइट और फीचर, ये तीनों चीजें मैटर नहीं करती प्रोफेशनल करियर। तीनों चीजें मैटर नहीं करती। ये मैटर करता है कि आपकी गर्दन से ऊपर आपके पास क्या नॉलेज है। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, शी सेड इट डज नॉट मैटर व्हाट यू हैव, व्हाट इट मैटर्स इज व्हाट यू डू विद व्हाट यू हैव। मैं वेरी कत, मैं अगर भरतनाट्यम मैंने सीखा है तो मैंने उसके ऊपर काम किया। आज मेरे से बहुत अच्छी सुंदर सुंदर लेडीज हैं जो घर में बैठी हुई हैं, उन्होंने अपनी बॉडी को डी शेप कर लिया क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर काम भी नहीं किया और अपनी वो कला भी नहीं लेके आई। तो मैं बहुत लोगों को कहता हूँ सर, भगवान आपको एक इंडिविजुअल अलग बनाया है, आप उसका शुक्राना करो कि फिजिकली फिट हो। अब आप इस बॉडी का क्या करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं बारी बारी एम्फेसिस करता हूँ कि मेरे 58% मार्क्स थे। सर मैंने ना जी एमएस में दिया है, दिल्ली कॉलेज, दिल्ली के कई कॉलेजेस में मैंने ये अपना जो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है उसमें एसआरसीसी में जाके, जहाँ से अनिल जी पढ़े हैं उसी जी कॉलेज जी। में उनका बेटा भी पढ़ा है। तो करेक्ट। मैं बारी बारी उनको घर से कहता हूँ कि यार मेरे 58% मार्क्स थे, मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, पर आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में लेक्चर देने आता हूँ। बिल्कुल। क्यों? और मैं एक और बात बता दूं, शायद मैं जब शुरू शुरू में मैंने करियर ज्वाइन किया सेल्स में, तो मेरे को ना वोट ऑफ थैंक्स भी नहीं देना आता था। और वोट ऑफ थैंक्स में ना छोटा वोट ऑफ थैंक्स होता है थैंक यू, और लंबा वोट ऑफ थैंक्स होता है थैंक यू वेरी मच, करेक्ट। डिनर इज रेडी। ठीक है, तो मेरे को वो भी नहीं देना आता था, पर इसके ऊपर काम किया। और मैं कई बार कहता हूँ कि सर कम्युनिकेशन में ना, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज ए लर्नेबल स्किल। वेरी आपको ये स्किल एक्वायर करनी है। आप देखो क्रिकेट में बैट सबके पास सेम है, बॉल सबके साथ सेम है, ग्राउंड सबके साथ सेम है। सचिन ट्रू। तेंदुलकर को या धोनी को क्यों गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है? पर उनमें वो स्किल थी। बिल्कुल सही बात बोली अनिल जी आपने। आई थिंक स्किल्स, पैशन, हार्डवर्क और एक जुनून लाइफ में कि कुछ मुझे जिंदगी में अचीव करना है, आई थिंक यही सारी वो क्वालिटीज हैं जो एक पर्सन को दूसरे से डिफर करता है। एज यू राइटली सेड, एक पॉइंट के बियॉन्ड कौन से कॉलेज से आपने पढ़ा है, क्या अपने आईएन से है, दैट ऑल बिकम्स अ सेकेंडरी पॉइंट, बट सर कोई सबसे जो डिग्री देखता भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है है, वो आपका। कोई डिग्री देखता भी नहीं है सर। वो तो एचआर वाले शुरू में टिक मार लेते हैं कि जी ये डिग्री है, मेरी डिग्री मेरे पास, मैंने डिग्री किसी को दिखाई ही नहीं, 18 साल हो गए मेरी वहीं पड़ी है। और एक और बात बताता हूँ, शायद अभी बच्चों को ये बताना जरूरी है, इन दी प्रोफेशनल करियर देर इज नेवर एन इनकम गैप, देर इज ऑलवेज ए स्किल गैप। मैं लड़कों को कहता हूँ भैया तुम्हें हमने अभी एमबीए रख लिया, तुमको हमने 8 लाख रुपए की सैलरी दी है, 8 लाख की सैलरी के ऊपर 10% का इंक्रीमेंट लगा लो और 40 साल बाद अपनी आज सैलरी डिसाइड कर लो कि तुम्हारी सैलरी क्या होगी। ठीक है, ये तुम्हारी रेगुलर ग्रोथ है। बट अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, सीईओ बनना है, तो आपको कुछ ना कुछ हटके करना पड़ेगा। आप में वो स्किल्स होनी चाहिए। आज सुंदर पिचोई की जो अर्निंग है ना साल की, वो 1500 करोड़ है। मैं बच्चों को कहता हूँ 1500 करोड़ के ऊपर ना जीरो लगाने शुरू करो तुम अपने कंप्यूटर पे। जो अपना मोबाइल है वो जीरो निकल जाएंगे आपके, मोबाइल से बाहर निकल जाएंगे। तो 1500 करोड़ की उसको जो इनकम मिलती है वो उसकी स्किल के ऊपर मिलती करेक्ट। और सर उसके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। है। ही हाँ, आल्सो ईट्स द सेम सॉर्ट ऑफ स्टफ दैट वी ईट। तो मतलब अल्टीमेटली देखा जाए ऊपर वाले ने सबको एक ही जैसा बनाया है। एज यू राइटली सेड, फिर उसको आप कैसे स्पेंड करते हैं, क्या स्किल सीखते हैं और कैसे अपने दिमाग को अप्लाई करते हैं, आई थिंक दैट मैटर्स। और एक और बात बताऊं, ये इरशाद, सुंदर पिचोई के बारे में मैं बहुत अच्छा कई बार बोलता हूँ। सुंदर पिचोई जो है ना, उसकी माँ से एक बार किसी ने पार्क में पूछ लिया था कि बेटा क्या करता है?" तो उसने कहा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। हम लोग जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, माँ बाप को बड़ा शर्म से बोलना पड़ता है कि प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। करेक्ट। तो फिर उस उन्होंने लेडीज ने कहा कि पढ़ा पढ़ा नहीं है कुछ ज्यादा क्या? बोले नहीं, मैंने उसको बोला था थोड़ा और पढ़ लिख जाता तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। हमारे दिमाग में आज भी, पेरेंट्स के दिमाग में आज भी गवर्नमेंट जॉब है कि भी पेरेंट जॉब मिल जाए। और सुंदर पिचोई ने एक और बड़ी अच्छी बात बोली थी, उससे किसी ने पूछा था ऐसे ही पैनल डिस्कशन में कि यार आपके पास जो कोई कैंडिडेट आता है आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हो? तो उसने कहा मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ,
तो सबने कहा यार बड़ा आसान हो गया, एक ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन बता देगा हमारे को, तो अगली बारी हम भी अगर अप्लाई करेंगे तो हम भी सिलेक्ट हो जाएंगे या हम भी बिल्कुल। चॉइस कर देंगे। तो उन्होंने कहा क्या क्वेश्चन पूछते हो? उसने कहा जी देखो मेरे पास जब कोई इंटरव्यू देने आता है तो उसकी सैलरी जो है कम से कम 10 करोड़ या 50 करोड़ होती है मेरे पास जो आता है। करेक्ट। और वो 6-7 पैनल राउंड ऑफ इंटरव्यू से होके आ चुका होता, साइकोमेट्री टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट। राइट राइट। तो कहता है कि मेरे पास जब आता है तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि मेरे को एक ही क्वेश्चन का जवाब चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स इन लाइफ यू हैव फेल्ड एंड हाउ यू हैव हैंडल्ड, एक्सप्लेन मी इन 15-20 मिनट्स। तो मैंने शायद आपने देखा होगा शुरुआत करी अपनी फेलियर स्टोरी से। करेक्ट। तो क्या है कि जिसने फेलियर नहीं देखा तो वो हैंडल कैसे करेगा? राइट। तो वो ये कहता है कि मैं आपसे फेलियर जानना चाहता हूँ, आपके सक्सेस की स्टोरी में मेरे पास क्रेडेंशियल्स आ चुके हैं कि आपने कंपनी को 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ ले गए या 20,000 करोड़ ले गए या 50,000 करोड़ ले गए, आपने कितने प्लांट लगाए, आपने कितनी कंट्रीज क्या किया क्या नहीं करा। मैं वो जानना ही नहीं चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कितनी बारी फेलियर किया और उसको आपने कैसे हैंडल किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज इसमें सर, एक चीज पूछनी है आपसे कि ठीक है, फेलियर सुंदर पिचाई जी पूछना चाहते हैं, बट सपोज कीजिए कोई कैरियर एस्पिरेंट है, चाहे वो स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, और आई एम श्योर लाइफ में फेलियर काफी लोगों के होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके में नहीं होते, बट अगर सपोज कीजिए उन्होंने रिज्यूमे में लिखा कि ये मेरे फेलियर्स हैं, डू यू थिंक एचआर, बिकॉज एचआर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो उसको स्कैन करेगा और डिटरमिन करेगा कि इसको मुझे आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, डू यू थिंक दे विल टेक इट पॉजिटिव या बोलेंगे यार ये तो फेलियर बन रहा है, इसको क्या आगे लेके जाना? आपका सर क्या व्यू है इसके बारे में? इरशाद, ये इंडिया का ना कल्चर रहा है बिकॉज हमें ब्रिटिशर ने रूल किया है। अगर आप फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं या किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, दे नेवर लुक एट व्हाट इज योर सक्सेस, दे ऑलवेज आस्क यू हाउ मेनी टाइम यू हैव फेल्ड। और करेक्ट। कई लोग इंडिया में प्रोजेक्ट फेल करके जो जो बड़े बड़ों के जो बच्चे जो जाते हैं ना हार्वर्ड वगैरह में, वो जी ज़्यादातर एक फेलियर का स्टोरी साथ में लेके जाते हैं। आई नो पीपल एट अ वेरी सीनियर लेवल, जी दोज हैव गॉन टू हार्वर्ड एंड ये वो एक प्रोजेक्ट को लॉस प्रोडक्ट बना के फिर वो लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली सर हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ फेलियर को बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ यार बड़े सपने देखो, फेल हो गए तो कोई बात नहीं। और किसी हिंदी करेक्ट। के कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, वो कहते हैं हादसों के शहर में हादसों से डरता है। हादसों में मतलब कोई गलत जी जी हादसों के शहर में हादसों से डरता है, मिट्टी का खिलौना है, फना होने से डरता है, फना मतलब टूटने से डरता है। जी जी। दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखिए दुनिया बड़ा होने से डरता है। एक्चुअली हमें फेलियर से डराया जाता है। हमें हम्म। डराया जाता है, घर पे भी डराया जाता है। घर पे आप ये कहो कि मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ, देखो जरा आप में घर में क्या फीडबैक मिलेगा। करेक्ट। लगा नहीं नहीं छोड़ो, मैंने तेरे वो मामा वो चाचा को फेल होते देखा है, ताऊ को फेल होते देखा है, हाँ। फलाने अंकल करेक्ट। से, उन्होंने भी 5 करोड़ रुपए डुबा दिया, तूने उसको नहीं देखा, तूने उसको नहीं देखा। तो हमारे यहाँ फेलियर से बहुत डरते हैं। तो आई थिंक आप आजकल की जनरेशन में थोड़ा सा बच्चों को हम थोड़ा एस्पायर कर रहे हैं, पर हम मेरा मानना है कि फेलियर जो है वो होता है हर किसी की लाइफ में। जो छुपाएगा फेलियर को वो फिर उससे कभी ग्रो कर नहीं सकेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको कोई बीमारी है और आप उसको छुपा रहे हो तो डॉक्टर भी आपका इलाज नहीं कर सकता। तो मेरा ये करेक्ट। मानना है कि आपको अपने गुरु के सामने या अपने जो भी सीनियर है जिसको आप अपना मानते हो उसके सामने अगर आप अपनी कमी नहीं बता सकते तो वो सुधारेगा कैसे? और यही यही चीज है। आज आप देखो इंडिया में जो अप्रेजल सिस्टम होता है उसमें वो 1 साल के बाद में कोई मैनेजर आके पूछता ही नहीं है कि भैया तू बता तेरे में क्या कमी है और तेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। वो जी 360 डिग्री इवेल्युएशन ये वो सब वो बेल कर्व डायग्राम सब बन जाते हैं, पर इवेल्युएशन होता है पर कभी भी उसको उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक नहीं पूछा जाता कि भैया तू बता तो दे तेरी क्या कमी है, उसको इम्प्रूव करना है नहीं करना। और करेक्ट। वो बताता इसीलिए नहीं है, वो ये कहता है यार मैंने अगर बता दिया तो मेरा कंपैरिजन शुरू हो जाएगा कि यार इसने तो इसको तो ये भी नहीं आता, इसको तो एक्सेल करेक्ट। चलाना आता, इसको तो चैट जीपीटी नहीं आता, इसको तो हम्म। कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ये तो आगे करेक्ट। एआई क्या करेगा, इसको तो पीछे रखो। हालांकि ये सब चीजें सीख सकते हैं, आप तो बिल्कुल। आईटी के हो और सीखने में अगर किसी को सीखना हो तो लोग, अच्छा हिंदुस्तान में लोग जो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये एक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उनको लगता है कि अब हमारी पढ़ाई का सिस्टम खत्म हो गया। और फॉरेन में जाओ लोग 70 साल की उम्र में पीएचडी करें। मैं एपीजे करेक्ट। अब्दुल कलाम का सुन रहा था, उसके पास 43 डॉक्टरेट्स हैं, 43 डॉक्टरेट्स हैं। जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद में वो 4 कमीजें 3 पैंटें
तो 3,500 किताबें और 43 डॉक्टरेट थे। हाँ। तो वही ऐसा मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने भी एक स्टैनफोर्ड से भी प्रोग्राम किया था, तो उसमें भी आई फाउंड, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 60 साल के लोग थे उसमें, 55 साल, 60 से प्लस के भी लोग थे। तो आई कम्प्लीटली एग्री, बाहर इस चीज में कोई शर्म नहीं है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। सर एक चीज और पूछनी है आपसे, जो आपने बोला था कि हर 4 से 5 साल के बाद लाइफ रिसेट करनी चाहिए, अब इसको शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी तरफ, कि सपोज कीजिए एक पर्सन है जिसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, नाउ पर्सन बिलीव्स कि हाँ ठीक है मेरा लाइफ तो सेट चल रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर कुछ ऐसा अनफोर्सीन सिचुएशन हो जाता है जिसकी वजह से उसका जॉब चला जाता है, तब उसको लगता है कि हाँ मुझे पढ़ लेना चाहिए था, हाँ मुझे ये कर लेना चाहिए था। तो सर उसके बारे में आप क्या, जो आपने एग्जाम्पल दिया था 4 से 5 साल रिसेट वाला, उसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि वो रिसेट का मतलब क्या, व्हाट एग्जैक्टली दे शुड डू सो दैट ए दे कैन बी रेलेवेंट ऑल द टाइम जिस भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, एंड दे कैन कंटिन्यू टू वर्क ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। वरना लोग क्या करते हैं सर, मैंने जैसे, हम देखिए आप और हम भी हेवल्स में थे और आपने भी काफी सबको देखा है, लोग एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हाँ इतना सैलरी आ रहा है, इतनी सैलरी में से इतने घर के खर्चे हैं, इतना मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है रिलैक्स करके लाइफ जियो। बट इज दैट द वे टू प्रोसीड इन दी लाइफ? आपका क्या व्यू पॉइंट है सर इसके बारे में, मतलब थोड़ा सजेशन दीजिए प्लीज। शायद देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 90% लोग तो जो आपने बताया उसी ढर्रे में चलने वाले हैं। जी। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि कंपटीशन तो टॉप 10 में ही है। ओके। कंपटीशन, आप अगर किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो आपको उसी लेवल के बंदे मिलेंगे। आज अगर आप सीटीओ का या सीआईओ का कोई इंटरव्यू देने जाते हो तो जी। आपको उसी लेवल के आदमी मिलेंगे। आपको compete तो वहीं करना पड़ेगा ना। आपको करेक्ट। अपनी कंपनी वालों से तो नहीं compete करना पड़ेगा। जहाँ से आप आ रहे हो आपको पता है कि आप वो टॉप 10 में हो और 90% आपके फॉलोअर्स हैं। करेक्ट। कंपटीशन जो है वो टॉप 10 में ही है। मेरा ये कहने का था मतलब, और जो मैंने बुक लिखी है ना, रीसेट योर लाइफ, इसमें जी। एक ये फार्मूला दिया हुआ है, MCA। M स्टैंड फॉर माइंडसेट, हम्म। C स्टैंड फॉर क्लैरिटी एंड A स्टैंड फॉर एक्शन। देखिए, पहला आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल कंफ्यूजन बहुत है। आप बात कर रहे हो आज, अगर आप कोई पूछना चाहे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि उसको क्लैरिटी नहीं है। करेक्ट। तो उसको उसको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्लैरिटी के लिए उसको एक मेंटोर चाहिए जो उससे सीनियर हो, जो आपको बता सके कि भैया मैं ये इस रास्ते पे जा चुका हूँ और अभी इस रास्ते पे जाने का ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। एंड ए है एक्शन। मैं कई बार कहता हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड डज नॉट गारंटी यू फॉर एनी सक्सेस। पॉजिटिव एटीट्यूड विद प्रॉपर एक्शन इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। खाली पॉजिटिव एटीट्यूड से कुछ नहीं होता सर। पॉजिटिव एटीट्यूड करा के मैं अभी मोटिवेशन सेमिनार करा के आपको चौथी मंजिल की बिल्डिंग में भेज देता हूँ और बोलता हूँ छलांग मारो वहां से, जी। क्योंकि मैंने आपको पॉजिटिव कर दिया ना, मारो छलांग, ऐसे थोड़ी होगा। और मैं एग्जाम्पल करेक्ट। देता हूँ कई लोगों को, पॉजिटिव एटीट्यूड विद प्रॉपर एक्शन इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, डज नॉट गारंटी फॉर सक्सेस। प्रॉपर एक्शन करना बहुत जरूरी है। हम लोग प्रॉपर एक्शन कर नहीं रहे। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। आज तक एक 25 साल के ओलंपिक की हिस्ट्री में ये 3 ब्रॉन्ज मेडल मिला के आज तक हमने 38 मेडल लिए हैं। यूएस ने 2600 मेडल लिए हैं। छोटी छोटी कंट्रीज ने लिए हैं क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। मैं कई बच्चों से पूछता हूँ, मैंने कहा एक एक तार पे ना 4 चिड़िया बैठी थी, वन हैज डिसाइडेड टू फ्लाई, और बाकी कितनी बची? जवाब आता है 3। चारों ही बैठी हैं सर वहाँ। वन हैव डिसाइडेड टू फ्लाई, इट हैज नॉट फ्लोन। करेक्ट। एग्जीक्यूशन हुआ। हम सब लोग एक्शन नहीं करते, और एक्शन भी प्रॉपर एक्शन नहीं करते। आपके 2 हाथ हैं सर, आप लेफ्ट हैंडर हैं, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, तो मैं राइट हैंड से नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने राइट हैंड को यूज ही नहीं किया। करेक्ट। आज सर 100 मीटर की रेस दौड़ने के लिए आपको दिमाग चाहिए क्या? नहीं चाहिए। प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए ना। और वो ही कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक द करेक्ट। परमानेंट। आप झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर लो, आप परमानेंटली झूठ बोलते रहो। अब मेरे को प्रैक्टिस है बोलने की, मैं 2 घंटे 3 घंटे बोल सकता हूँ बिना कागज देखे। पर शुरू में मैंने आपको बताया कि मैं वोट ऑफ थैंक्स भी नहीं दे सकता था। आपको करेक्ट। प्रॉपर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है सर। प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने इतनी सारी इंसाइट्स हमें दी। अ, एक एक और चीज। चीज मैं बताना चाहूंगा सर, हमें ना लाइफ में कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम्म। मैं कहता हूँ, जिस देश में पैदा हुए, जिस रिलीजन में पैदा हुए, जिस प्लेस में पैदा हुए, जिस फैमिली में पैदा हुए, जिस कॉलेज में पढ़ लिए, उसको एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। मैं फिर वही कहता हूँ, आपका बॉडी का कलर, साइज, फीचर,
और इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देयर इज ए प्रेयर सेड, दिस इज गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आई कैन नॉट चेंज, करेक्ट। तो करेज टू इससे चेंज द थिंग्स, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आई कैन नॉट चेंज and courage to change the things which I can, and wisdom to know what I can and what I cannot. मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीज मैं चेंज नहीं कर सकता और क्या चीज चेंज कर सकता हूँ। जो चीज चेंज नहीं कर सकता उसको भगवान की सौगात समझ के एक्सेप्ट करिएगा, और जो करेक्ट। चीज चेंज कर सकता हूँ उसको मेरे को चेंज करना नहीं, बहुत 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 शुक्रिया अनिल जी आपका ये चाहिए। सारे। एक और लास्ट पॉइंट मैं बोलता हूँ सर कि बैलेंस रखना चाहिए लाइफ में। जैसे हम लेमन एंड स्पून रेस करते हैं तो उसमें वो बंदा नहीं जीतता। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ यार, एक दूसरे को देख के ना मत नौकरी छोड़ो कि वो उसको गूगल में मिल गई, उसको एप्पल में मिल गई, मैं यहाँ हूँ, मैं सीटीसी चेंज कर लूंगा। लाइफ में ना जो लेमन एंड स्पून रेस में बच्चा वही जीतता है जिसका लेमन स्पून में रहता है। करेक्ट। वो नहीं जीतता जो तेज दौड़ता है। और लास्ट में मैं बोलूंगा, कहता हूँ कि यार तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लेमन जो है ना, वो है आपकी हेल्थ, वो आपकी फैमिली, और वो है रिलेशनशिप। जी तीन चीजें आपके लेमन है। आपको हेल्थ संभाल के रखनी है अपनी, जी आपको फैमिली संभाल के रखनी है। जी। इट इज इजी टू रन अ कंपनी, डिफिकल्ट टू हैंडल अ फैमिली। वेरी ट्रू। Difficult to handle a family, and I am in Havels also. You know the system. It was difficult to handle the family rather than to handle the business. आप वेरी ट्रू। धीरूभाई अंबानी को देख लो, he has got two sons. उसने जब बंटवारा किया था तो एक ही जैसे पैसे दिए थे अनिल और हम उसको मुकेश। बिल्कुल सही। आज अनिल अंबानी ने, उसकी स्किल नहीं है तो उसने वो पैसे का क्या किया, मुकेश अंबानी आज जो है वो वर्ल्ड रिचेस्ट करते हैं। और जाते जाते मैं बोलूंगा, कहते हैं कि सर जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है। जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है, पैशन। जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है, और कोई किसी का दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है, फॉर्मेलिटी कर रहा है। हर पल में प्यार है, हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है। जी लो तो जिंदगी और खो दो तो यादें हैं। बिल्कुल सर, आपने सम अप कर दिया इसके अंदर सब कुछ, पूरी हम्म। डिस्कशन को सम अप कर दिया। अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस ऑल द ग्रेट स्टोरीज। जितनी भी आज आपने हमें स्टोरीज बताई हैं, एक एक चीज आपकी जिंदगी के पूरी की पूरी स्टोरी है, इंस्पायरिंग लेसन्स हैं। और मुझे लगता है कि जो आपने बोला कि अभी तक आपने लाइफ में 300 से 500 बुक्स पढ़ी हैं, आई थिंक उन काफी सारी बुक्स का आपने आज इस पॉडकास्ट के अंदर समराइज किया है। तो मैं आपका और पूरे ऑडियंस की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला, और टाइम निकालने के बाद हमारे इन ऑडियंस के लिए आपने इतनी जबरदस्त बातें बताई कि कैसे वो अपनी जिंदगी को एक अच्छी तरह से जी सकते हैं। अनिल जी, थैंक यू सो मच। वी आर ऑल ऑनर्ड टू हैव यू इन आवर शो। इट इज अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस। थैंक यू सो मच, एंड वी विल अगेन मीट यू। थैंक्स, बाय।